चैप्टर थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जब हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ समझा कि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल बुक में, पर रिकॉर्डिंग किसी न किसी बेसिस पर की जाती है। जब हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब हमने पढ़े तो उसमें पढ़ा एक कॉन्सेप्ट था वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। अकाउंटिंग का ये कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको आपके अकाउंट्स को रिलायबल, भरोसे लायक या विश्वास लायक बनाना हो तो जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होने चाहिए वो एविडेंस होने चाहिए किसी न किसी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। तो जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की जाती है वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे बिजनेस में काम आते हैं। तो कौन कौन से बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर रिकॉर्डिंग की जाती है? अगर हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे जो अकाउंट्स होंगे वो रिलायबल नहीं होते, ना बैंक वाले उनको मानेंगे ना गवर्नमेंट उनको मानेगी। अकाउंटिंग तो होगी पर वो मान्यता के लिए उनको मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट जो इसमें बताया वो है इनवॉइस और बिल लेते। तो जब भी बिजनेस में गुड्स की सेलिंग की जाती है और गुड्स जब भी क्रेडिट पे सेल किया जाता है उस समय जो डॉक्यूमेंट बनता है वो इनवॉइस। तो तुमने भी देखा होगा जब हम किसी पर्टिकुलर किसी शॉप पे गए, हमारी पहचान वाला है वो, उसको हमने बोला कि हम पैसे 5 दिन बाद या 10 दिन बाद देंगे, तो उस समय जो वो बिल बना के देता है वो एक पिंक कलर की स्लिप होती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं इनवॉइस नंबर में। तो वो जो बिल होता है वो इनवॉइस बिल। तो इसमें लिखा है when seller of the goods sells goods on credit then invoice or bill is prepared. Name of the buyer, तो देखो क्या होता है सबसे पहले जैसे इनवॉइस बिल एक ऐसे फॉर्मेट इस तरह की पर्ची होती है। यहाँ ऊपर ही ऊपर तो शॉपकीपर का या शॉप का जो नाम होता है जैसे श्रीजी ट्रेडर्स, तो यहाँ उसका नाम होगा, उसके फोन नंबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक जैसे ये इनवॉइस नंबर 30 है उसकी पूरी एक बिल बुक बनी हुई होती है। तो जैसे हमने गुड्स उससे परचेज किया, जैसे मैंने उससे परचेज किया, उसने सेल किया मेरे, तो वो मेरा नाम लिखेगा मिस्टर मनोज, और यहाँ पूरी गुड्स की डिटेल होगी और यहाँ फिर उसके साइन। तो अब इसके नीचे एक कार्बन कॉपी रखी हुई होगी। तो ये जो स्लिप होगी ये तो मुझे देगा, उसने गुड सेल किया, और एक कॉपी उसके पास रहेगी। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, इसको कहते हैं इनवॉइस बिल। ये कब बनाया जाएगा? जब गुड्स को क्रेडिट पर सेल किया जाता है, तो उस समय जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो इनवॉइस बिल। ठीक है। अब जब भी मैं नेक्स्ट वापस पेमेंट करने आऊँगा तो एक पर्ची मेरे पास है, मेरे पास भी है, मैं कहूँगा कि कितने रुपये मेरे को देना, तो वो भी उसकी जो बुक में कॉपी उसने रखी थी कार्बन कॉपी, उसमें चेक कर लेगा कितने पैसे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको कहते हैं इनवॉइस बिल। फिर इनवॉइस बिल का फॉर्मेट दिया हुआ है ने, तो फॉर्मेट हो गया किस तरीके से बनता है इनवॉइस बिल। सबसे ऊपर जो शॉपकीपर है उसका नाम होता है। तो इसने जो एग्जाम्पल दिया है मैं मेरे हिसाब से लेता हूँ श्रीजी ट्रेडर्स। अब वहाँ पर इस तरह उसका एड्रेस और ये सब लिखा हुआ है, एक तरफ डेट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें लाइन लिखी जाएगी वो लाइन होती है जो डिटेल है गुड्स की। जैसे इसने कहा है साड़ी का उसका बिजनेस है, कितनी साड़ी, उसमें ऐड किया उसने जो टैक्स होता है जैसे जीएसटी,
वो ऐड हो जाएगा। फिर और मान लो कोई दूसरे चार्जेस है तो चार्जेस ऐड होंगे। यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में अपन लिखते हैं ना, भूल चूक लेनी देनी, कुछ भी अगर भूल चूक होगी तो आप आपस में समझ लेंगे, उसके लिए ये लिखा जाता है। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है वो किसका फॉर्मेट है? इनवॉइस बिल। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इनवॉइस नंबर होते हैं जो ऊपर लिखे जाते हैं। तो जब भी मान लो मैंने उससे गुड्स परचेज किया था, अब मैं 15 दिन बाद भी उसको पैसे देने जाऊंगा, तो 15 दिन बाद वो ये इनवॉइस नंबर देखेगा कि 30 नंबर वाले इनवॉइस पे इनको गुड्स सेल किया था। तो वो भी अपनी जो बिल बुक है उसमें तुरंत से 30 नंबर निकाल के अपनी कानून को ले लेगा कि हाँ आपका 10,000 रुपये बाकी है, 10,000 रुपये जमा करो, तो मैं उसको 10,000 रुपये जमा करूँगा। तो ये फर्स्ट जिसको कहते हैं इनवॉइस बिल। एक सेकंड जो इसने बताया है वो है कैश मीमो। कैश मीमो ये होता है कि अब मैं उससे गुड्स परचेज करने गया था, उसने मुझे सेल किया, लेकिन क्रेडिट पर सेल्स नहीं किया, कैश पे सेल किया। अब पहले वाले केस में तो मैं उसे पैसा नहीं दे रहा हूँ, उसने मेरे को सेल किया, उसको पैसा नहीं मिला। इस वाले केस में उसको पैसा मिला, और मैंने उसको कहा है कि ये 10,000 रुपये का जो गुड्स मैं तुमको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, इसकी मुझे स्लिप बना के दे दो। तो उस टाइम पे जो वो बनाएगा वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? कैश मीमो। ठीक है, होता है बहुत बार, जैसे मैं मेरे खुद के लिए परचेज करने नहीं गए, मुझे किसी ने भेजा था और उसने मुझे बोला था कि जितना भी पैसा तो उसका रिसिप्ट बनवा के लाना या स्लिप बनवा के लाना। तो मैंने उसको कहा तो उस समय जो बनवाया जाएगा वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? कैश मीमो। तो जब सेलर ऑफ द गुड्स कैश में क्रेडिट में सेल्स करता है तो इनवॉइस भी बनाता है, और वही कैश में सेल्स करता है तो उस समय जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वो कैश मीमो। नई वाली जो हमारी बुक है उसमें इतने डिटेल में ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, उसमें डायरेक्ट वाउचर्स लिखा, वाउचर्स में समझा दिया कैश वाउचर्स है नॉन कैश। पर ये सब हम जब प्रैक्टिकली कहीं जाते हैं किसी शॉप पर देखेंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश मीमो एंड कैश रिसिप्ट। ये वो क्वेश्चन पूछता है। तो कैश मीमो को और कैश रिसिप्ट को एक ही समझते हैं, लेकिन देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। कैश मीमो कब प्रिपेयर किया जाता है कि जब उस कस्टमर को गुड्स जो सेल किया था वो गुड्स कैश में सेल किया है, उस समय जो रिसिप्ट बनी, उस समय जो डॉक्यूमेंट बना वो कैश मीमो। पर कैश रिसिप्ट जो है वो कब प्रिपेयर किया जाता है कि जब उस कस्टमर ने पहले गुड्स परचेज तो उसको हमने सेल जो किया था वो क्रेडिट पर सेल किया। अब 15 दिन बाद वो जब पैसे देने आया उसको उसने हमको पैसे दिए कस्टमर ने, उसने कहा आपके 10,000 रुपये बाकी थे, ये 10,000 रुपये लो। तो उस समय उसका जो वो एविडेंस मांगता है मुझे इसकी रिसिप्ट दो, उस समय जो बनाई जाएगी वो कैश रिसिप्ट। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। ये तो उसी समय उसको पैसा मिल रहा है जब सेल की जाए, कैश सेल्स के समय बनाई जाती है वो कैश। पर जो क्रेडिट सेल करी थी वो डेटर अपने बाद में जिस समय पैसा आकर देता है उस समय जो डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा उसको कहते हैं कैश रिसिप्ट। तो इनके जो किस तरीके के दिखते हैं, कैसी ये स्लिप होती है, इनके फॉर्मेट को मैंने तुमको सेंड किए हैं, फोटो में वो देखने ही है। पर ये कब बनाए जाते हैं वो समझा। फिर एक इसने बताया है डेबिट नोट, और एक है क्रेडिट नोट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं बिजनेस में, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो जब भी गुड्स को रिटर्न किया जाता है बिजनेस में, अब चाहे वो परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, कहलाती तो गुड्स की रिटर्न ही। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के टाइम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनवाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो जैसे हमने किसी पर्सन को गुड्स सेल किया था, जैसे हमने मान लो राम को गुड्स सेल किया था, तो जब हम उसको सेल करते हैं तब उसको हम डीआर करते हैं, डेबिट करते हैं, राम टू सेल्स, ये जर्नल एंट्री करते हैं उसकी कि जब हमने उसको गुड्स सेल किया तो राम को डीआर किया, जो हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं कि राम के नामे लिख दिए, नामे लिख दिए उसको डेबिट कहते हैं कि राम को हमने ये लिखा है कि राम से हम इतने रुपए मांगते हैं। तो जब हमने उस कस्टमर को सेल्स करी और वो की गई सेल्स अगर वो वापस रिटर्न करता तो उस समय जो नोट बनाया जाएगा वो क्रेडिट नोट होगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि जिस समय बिजनेस में सेल्स रिटर्न होती है, कौन सी रिटर्न? सेल्स, बेचा हुआ गुड्स वापस आता तो उस समय जो नोट बनाया जाएगा वो क्रेडिट नोट। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन को हमने 10,000 रुपये से डेबिट किया था, हमारे अकाउंट में बता रहा था उसका अकाउंट में डेबिट 10,000 रुपये आराम से लेने हैं, तो मान लो उसने 2,000 रुपये का गुड्स रिटर्न कर दिया तो उसको वापस क्रेडिट करते हैं, इसलिए उसका क्या, तो वहाँ पर क्रेडिट नोट बनाया जाता है कि मिस्टर राम हम आपको 2,000 रुपये से वापस क्रेडिट करते हैं क्योंकि आपने ये गुड्स हमको रिटर्न कर दिया। तो वो उस समय कौन सा नोट होगा? और ऐसे ही जब हमने किसी पर्सन से परचेज करी थी, जैसे शाम से परचेज करी, परचेज डेबिट होती है, परचेज किया और शाम गिवर था तो उसको हमने क्रेडिट किया था। तो शाम से हमने 50,000 का गुड्स परचेज किया था, उसमें से 10,000 का वापस उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो बिजनेस में जब भी परचेज रिटर्न होगी उस समय जो नोट बनेगा वो डेबिट नोट। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ये बने बनाए होते हैं, वहाँ पर इनके फॉर्मेट बनाए होते हैं, इनकी बिल बुक होती है, बस हमें उनका नाम लिखना होता है उस पर्सन का कि हम आपको डेबिट कर रहे हैं इतने रुपये से या इतने रुपये से क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि जो गुड्स ज़्यादा क्वांटिटी का था या ज़्यादा क्वालिटी खराब थी या डैमेज हो गया, इस रीज़न से गुड्स का रिटर्न हो रहा है। तो जब भी सेल्स रिटर्न हो तो क्रेडिट नोट, और जब भी परचेज रिटर्न हो तो डेबिट नोट तैयार किया जाए। उसके बाद जो आगे एक होती है पे इन स्लिप। तो ये नॉर्मली सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि बैंक में हम जब पैसा जमा करवाने जाते हैं तो ऐसे पर्ची नहीं होती लंबी, तो उसमें क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, इधर तो छोटी सी पर्ची होती है, उधर भी अपने को इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, इधर तो बैंक वाले क्या करते हैं, पैसा जमा करके अपने साइड सिग्नेचर सील लगा के ये वाली जो पर्ची है वो कस्टमर को दे देते हैं। हमारे पास ये सब हो जाता है कि हमने 10,000 रुपये जमा करना है, बैंक वाले अपने पास ये पर्ची देते हैं। तो पे इन स्लिप का मतलब कि जब हम बैंक में कभी भी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं उस समय जो डॉक्यूमेंट वो जो स्लिप होती है उसको कहते हैं पे इन स्लिप। तो इसके जो 2 पार्ट है, तो ये जो छोटा पार्ट होता है वो बीच में से इसको फाड़ के अपने को देते हैं, इस वाले पार्ट को कहा जाता है काउंटर फॉइल। क्या कहते हैं? काउंटर फॉइल। बैंक वाले काउंटर फॉइल हमको दे देते। मान लो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए तो हम 10 दिन बाद जाके कह सकते हैं ये काउंटर फॉइल हमने इतनी तारीख को पैसे जमा कराए, अभी तक हमारे अकाउंट में आए नहीं, ये हमारे पास एविडेंस हो गया। ऐसे ही चेक भी तुम सबने देखा होगा कि जब भी ये एक पेमेंट का सोर्स है, किसी को पेमेंट करना हो, अभी हमारे पास कैश नहीं है तो हम चेक दे दें। तो इनके लिए तो मेरे वहाँ जगह खाली रखवाई है कि जहाँ भी तुमको अपने घर में या कहीं बाहर से भी बैंक में गए वहाँ से एक स्लिप लिया ना, पे इन स्लिप के नीचे उसका फॉर्मेट ऐसे पे इन स्लिप, और चेक अपने घर में कोई कैंसिल चेक होता है, पुराना चेक होता है तो उसको तुम वहाँ अटैच कर देना ताकि पता चल जाए कि किस तरीके की ये। बाकी सबको तो बनवाया मेरे पास, फोटो सेंड किए, तो इन दोनों की जगह छुड़ गई है, वहाँ पर तुमको वो अटैच कर मिल जाता। अपने मान लो पेरेंट्स का भी कोई चेक बुक हो तो उसको कैंसिल चेक करके और अटैच कर सकते चेक को कैंसिल। उसके बाद जो नेक्स्ट इसने लास्ट समझाया वाउचर। तो वाउचर इज रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। तो देखो जो कहते हैं कच्चे बिल होते हैं, कच्चे बिल बने हुए होते हैं,
उनके बेसिस पे अकाउंटिंग करने से पहले अकाउंटेंट क्या करता है, जैसे हम हमारी शॉप पे है तो हमारी शॉप पर हमने जो भी आए गए पैसे आए, गुड्स गया, क्रेडिट पे सेल किया, उस सबके जो बिल बनाए, ये जो डॉक्यूमेंट्स, इनके बेसिस पे जो अकाउंटेंट होगा वो रिकॉर्डिंग करने से पहले एक बार प्रॉपर बिल, जो कहते हैं पक्के बिल बनाते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो वो जो पक्के बिल बनेंगे उनको कहते हैं वाउचर्स, और उन वाउचर्स के बेसिस पर फिर वो अकाउंटिंग स्टार्ट करता है। टोटल रिकॉर्डिंग से लेकर प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन तक, तो जितने उसमें कैश से रिलेटेड थे उन सब का वो कैश वाउचर बनाता है, और जितने भी कैश से रिलेटेड थे उनके कैश वाउचर बनाए